हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हमारा डे 7 है। डे 7 में वही रोज़ की तरह प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में होमवर्क करेंगे और लास्ट में कुछ टॉपिक रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा किसकी ये वर्ड की वजह से, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसमें रहा है, रही है, लगा है, इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो है किसकी पुस्तक। किसकी जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है इसके साथ रिलेटेड नाउन का प्रयोग पहले करते हैं। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हमारा हुआ है किसकी पुस्तक, तो हुज बुक, हुज बुक। उसके बाद इज एम आर, तो हुज बुक सिंगुलर में है इसलिए इज। सब्जेक्ट आता है वह है, तो हुज बुक इज ही। और पढ़ रहा है तो रीडिंग वर्ब आएगा, तो READING रीडिंग। अब लगा इसलिए नाउ लिख देंगे, तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो। नेक्स्ट है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रहे हैं। तो रहा है, रही, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नहीं लगा है, ये निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कहीं नहीं है। तो वह तो दे लगाएंगे, दे, ये प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। दे आर नॉट हो जाएगा तुरंत। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट लग गया, दे आर नॉट। और खेल रही हैं, प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या खेल रही, गुड़िया, ए डॉल विद हिज डॉल, सॉरी, ही, दे आर नॉट प्लेइंग विद हिज डॉल। यहाँ पर डॉल नहीं, विद हिज यहाँ पर लिखेंगे WITH, विद हिज DOLL। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। गाय घास क्यों नहीं चर रही है। यहाँ भी रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों के अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो व्हाई। उसके बाद में इज एम आर, व्हाई आर क्यों लगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, नहीं, व्हाई इज होगा क्योंकि काऊ सब्जेक्ट है, तो व्हाई इज। उसके बाद में काऊ, सब फिर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। हाउ इज काउ नॉट ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग दी ग्रास। घास का मतलब दी ग्रास। ये आपका सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तो क्या कहें जी, व्हाट, WHAT, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट यू है, इसका मतलब आर लगेगा। व्हाट आर यू डूइंग, और डूइंग इन द रूम, इन द रूम। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह लड़की रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ भी रहा है, रही लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी है। तो दे, वह लड़के, दोज बॉयज, दोज बॉयज, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दोज बॉयज आर वेटिंग, वेटिंग द ट्रेन। तो दोज बॉयज आर वेटिंग द ट्रेन, वह लड़के रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। कल शाम मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। तो यहाँ पर मैं अब तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई विल या सेल, तो आई सेल, आई वी के साथ सेल लगता है, SHALL, आई सेल मीट किससे, तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर, योर फादर, क्योंकि यू के लिए अपने अंग्रेजी योर होता। आई मीट योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से कल मिलूँगा, कल शाम को। तो यहाँ पर फ्यूचर कांटे तो लिखेंगे टुमारो इवनिंग, TOMORROW, टुमारो इवनिंग, EVENING। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तुम्हारा मित्र प्रतिदिन सुबह चाय पीने क्यों नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
तो यहाँ पर व्हाई, उसके बाद डू या डज, तो व्हाई डज, क्योंकि मित्र आपका, तुम्हारा मित्र, ये तुम्हारा मित्र अब सब्जेक्ट है, व्हाई डज योर फ्रेंड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव है, नॉट कम, तो व्हाई डज योर फ्रेंड नॉट कम, उसके बाद टू टेक अ टी, ये हो गया आपका। तुम स्कूल में कल कौन सा खेल खेलोगे, तो कौन सा है, तो विच गेम, उसके बाद विच गेम विल यू प्ले, तुम कल स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे, तो विच गेम विल यू प्लेइंग इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, वह ठीक समय पर अब स्कूल जाता था, तो ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ कैसे पता है पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि ये मत ता था ती थे हो, तो पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो ही वेंट टू स्कूल, SCHOOL, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम नाउ, ये हमारा सेंटेंस NOW नाउ। क्या तुम उसे जानते हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला जब है, तो डू यू, क्योंकि यू के हिसाब से डू लगा, डू यू KNOW नो हिम, ये हो गया। डू यू, अच्छा जानते थे, तो डिड यू नो, डिड यू क्या होगा, डिड यू नो, डिड यू नॉट नो क्या होगा, डिड यू नॉट नो हिम। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम जान लेते हैं, तब इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो ऐसे वाक्य में कामकाज जारी रहना भूतकाल, भूतकाल में जो कार्य बीत गया है उसमें पाया जाता है। जो कार्य जारी रहा हो लेकिन वो भूतकाल में जारी हो, जो कार्य जो समय बीत गया उस समय में वो कार्य कोई जारी हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि पाया जाता है। तो ये मेरा पहचान था। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, जिसे स्वीकारात्मक और सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है, सब्जेक्ट होता है और वाज या वर का प्रयोग होता है, WERE का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वाज हमारा तब प्रयोग है जब ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो और आई के साथ भी होता है। और वर्ब का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर या जिसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था जैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई होती है। अब हम तो तुरंत समझना चाहिए आई के साथ, देखिए पहचान तो मुझे पता चल गया, पढ़ना है, क्रिया के साथ रहा था, रही थी लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मैं आपने ऊपर बता दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। तो आई हो गया, उसके बाद आई के साथ वाज लगेगा, तो आई वाज, और पढ़ना का अंग्रेजी सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ING फॉर्म, तो रीडिंग हो जाएगा, REA, आई वाज रीडिंग अपनी बुक, आई वाज रीडिंग माई बुक। यहाँ पर ध्यान देना है, आई के साथ में अपना अंग्रेजी माई होती, ही के साथ में हिज होता है, दे के साथ देर होता है, बी के साथ और होता है, सी के साथ हर होता है। इस तरह से हमारा अपना अंग्रेजी होती है। वह एक मधुर गाना गा रही थी, तो वह गा रही थी लड़की है, इसका मतलब सी हो जाएगा। यहाँ पर सी के साथ वाज का प्रयोग होगा, सी वाज। अब गाना गा रही थी, तो गा रही थी तो सिंगिंग हो जाएगा, SINGING, तो सी वाज सिंगिंग, क्या गा रही थी, मधुर गाना, आ स्वीट सॉन्ग, SWEET, स्वीट, SONG, सॉन्ग। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन होता है। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में वाज या वर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर
और उसके बाद तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके फिर अदर के बाद मतलब जो कुछ बचे या कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं इसको लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 था, वे घर नहीं जा रहे थे, तो वे आपका सब्जेक्ट, वे की अंग्रेजी क्या होता है, वे की अंग्रेजी दे होता है, तो यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, और दे के साथ में WERE लगेगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा। दे वर नॉट तुरंत लग गया, गोइंग टू होम। अब अगला है, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो राम आपका सब्जेक्ट है, राम, और राम के साथ वाज का प्रयोग होगा क्योंकि नाम है किसी का, राम वाज नॉट तुरंत लग गया। वर्ब इसमें कूदना, तो जंपिंग, कहाँ से कूद रहा है, दीवार से, तो दीवार से का अंग्रेजी फ्रॉम होता है, फ्रॉम द वाल, वाल दीवार होता है, तो राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वाल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य नाम से पता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछे से संबंधित हमें जानकारी मिलती है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें इसका ये 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो स्टार्ट में ही प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, जैसे हम क्या कहते हैं, जब प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के शुरू स्टार्ट में हो, तब क्या होता है, तो हम तुरंत कर देते हैं क्या, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जब सेंटेंस में स्टार्ट में लगा होता है तब हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो अदर मतलब जो कुछ बचे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। जैसे क्या हम बाजार जा रहे थे, तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही क्या का प्रयोग हो गया, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले वाज या वेयर, तो हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था वी के साथ वर लगता है, तो WERE वर। उसके बाद क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, तो हम की अंग्रेजी वर वी। उसके बाद जाना की अंग्रेजी गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहे थे, क्या हम टू मार्केट, ये हमारा हो गया वर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे थे। नेक्स्ट है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे किससे, मोहन है सब्जेक्ट, इसका मतलब वाज का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर है, वाज सब्जेक्ट आपका मोहन है, वाज मोहन। एब्यूजिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेगा, एब्यूज माने गाली देना होता है, ABUSING वाज मोहन एब्यूजिंग अपने नौकर को, हिज है क्योंकि मोहन के यहाँ पर प्रोनाउन ही का प्रयोग है मोहन के जगह पर, तो ही के लिए पर अंग्रेजी हिज होता है, हिज नौकर, हिज सर्वेंट SERVANT, तो वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट, ये हमारा सेंटेंस होगा कंप्लीट। अब देखते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द व्हाई जिसे वेयर व्हेन आदि वाक्य के बीच में होता है तब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, इसको आओ हम लोग समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका ट्रांसलेशन करने के लिए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हम जो कुछ बचेगा अदर में लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो वह कमरे में, हम एग्जाम्पल करेंगे, वह कमरे में क्या कर रहा था, तो यहाँ देखिए क्या बीच में है, तो यहाँ पर पहले व्हाट, क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है, व्हाट, उसके बाद में वाज या वेयर, तो सब्जेक्ट के वह है, तो इसका मतलब व्हाट वाज, सब्जेक्ट की जाएगा ही, उसके बाद करना तो डूइंग होता है, डूइंग मिस करना, तो डूइंग हो जाएगा, डूइंग कहाँ, इन द रूम, इन द रूम, तो व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, ये हमारा सेंटेंस होता है। अब हम आगे देखेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से कहते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच से प्रारंभ हो, तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, तो जब इसका ट्रांसलेशन करना हो तो ये क्वेश्चन वर्ड जो मैंने बताया सबको पहले लिख देंगे, उसके तुरंत बाद इससे संबंधित नाउन भी होता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस रिलेटेड नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिख करके क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। जैसे कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो कितने लड़के हैं, तो कितने तो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद कितने लड़के तुरंत से संबंधित नाउन आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी, उसके बाद अरे हाउ मेनी बॉयज़ हो जाएगा, संबंधित नाउन लिख देंगे, हाउ मेनी बॉयज़। अब क्या होगा, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, तो हाउ मेनी बॉयज़ प्लूरल है, तो वर, हाउ मेनी बॉयज़ वर, खेलने का अंग्रेजी प्लेइंग होगा, प्लेइंग कहाँ खेल रहे थे, कितने लड़के मैदान, इन द फील्ड, इन द FIELD, तो हाउ मेनी बॉयज़ वर
प्लेइंग इन द फील्ड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, मतलब ये ऐसा प्रश्नवाचक शब्द हो जो कौन वाला सेंटेंस हो, जैसे तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, मतलब कौन शब्द वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम इसको आपसे बता दूं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही पूरा रूल फॉलो करेंगे। इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे। तो हु जो होता है उसको हम सब्जेक्ट के तौर पर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते बताता हूँ आपको। देखिए, कक्षा में कौन रो रहा था, सबसे पहले ये सेंटेंस हमारा है, तो कौन की अंग्रेजी हम सबसे स्टार्ट में लिखेंगे, तो हु, ये इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, इज एम आर लगता है, तो यहाँ पर इज लगेगा, अरे इज एम आर सॉरी पास्ट है, तो यहाँ पर वाज या वेयर का प्रयोग हुआ, तो हु के बाद में वाज का प्रयोग करेंगे, हु वाज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, वाज या वर का प्रयोग है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो रो रहा है तो क्राइंग होगा, या चिल्लाना होता है क्राइंग, CRYING, तो हु वाज क्राइंग, वो कहाँ रो रहा है, कक्षा में, इन द क्लास, CLASS, तो यहाँ कक्षा में कौन रो रहा था। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग, ये हमारा होमवर्क है, इसको हम कर लेंगे पूरा। इसको देखिए आप लोग, ये होमवर्क है। क्या आप मेरा नाम जानते हो, वह आजकल एक किताब लिख रहा है, वह राम से मिलना चाहती है, वह चाय नहीं पीती है, हम घर की सफाई करेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्या गीता सुबह गाना नहीं गा रही थी, उसने कल ऑफिस को साफ किया, राम कल यहाँ क्यों नहीं आया। और उसके बाद फिर लिखेंगे राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। इस पूरे 10 सेंटेंस हैं, इस 10 सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेशन करिएगा। मैं आज तक जो पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड है, और इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अब आगे हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जो मैंने आपसे कहा था उसको सुनेंगे आप। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशाल डायनासोर का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच गए हैं। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर के मिली स्टोट की धूल से पता चला है कि इस विशालकाय की अंतरिक्ष की चट्टान में 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% यानी 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविड का कहना है कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला है कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार जितना एस्टेरॉयड धरती से टकराने की वजह से डायनासोर मारे गए थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने के साथ ही डायनासोर के खात्मे की तमाम अटकलें समाप्त हो गई हैं। इस शोध में शामिल प्रोफेसर गोल्डस्मिथ ने कहा है कि चक्र अब अंत तक पूरा हो गया है। इससे पहले 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिन में 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठे करना शुरू किया गया था। इकट्ठे नमूनों के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज़्यादा है। इरिडियम की मात्रा बहुत अधिक होने से जीव को नुकसान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान तथा अमेरिका की लैब में इसकी जांच कराई गई थी, जिसके आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थानों पर नमूनों का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा का कम होना भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है कि इस समीकरण से वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब की बारिश के होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले समेत अन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा था। अतः माना जाता है इसी तरह कि डायनासोर का भी अंत पृथ्वी से हो गया।